हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की जो कंबाइंड डिस्कशन कर रहे थे, अब उस डिस्कशन को आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के कंटेक्स्ट में हम लोगों ने काफ़ी बातें करी थी एंड कुछ इम्पॉर्टेंट जो इसका स्ट्रक्चर था इसको जाना था कि टॉप पे हाई कोर्ट के नीचे कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं, राइट। ठीक है, हमने इसके बारे में पूरी चीज़ें जान ली थी। अब वापस हम लोग सुप्रीम कोर्ट पर आते हैं और बात करेंगे इस लेक्चर में। क्वालिफिकेशंस, ओथ वगैरह को भी जान लिया था। टेन्योर एंड रिमूवल की बात करनी है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं टेन्योर की। टेन्योर का मतलब क्या है? टर्म, है ना, कि कितने टाइम के लिए आए हैं। कोई पर्सन अगर जज बनेगा तो कितने टाइम के लिए बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज की यहाँ पर बात हो रही है। सबसे बड़ी बात तो राइटर या हमारा संविधान जो निर्माता है वो ये बोलकर दिल ही तोड़ देते हैं सबसे बड़ी बात तो कि भाई ये टॉपिक जब दे रखा है, लाइन ही सबसे पहले आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ अ जज। ठीक है, संविधान ने कोई भी टेन्योर जो है वो फिक्स नहीं कर रखा है। स्टार्टिंग से अगर लक्ष्मीकांत के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो ठकुराइन, श्रेया, एक बात याद होगी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने ये चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, गिवन नहीं है, इनके चिट्ठे अलग से बनाओ, है ना, इनको अलग से लिखो, क्योंकि ये एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे। एग्जामिनर का देगा डिफाइंड है, आपको पता होगा नहीं है, डिफाइंड झूठ बोल रहा है, ठीक है, ट्रैप कर रहा है, बस। हाउएवर इट मेक्स फॉलोइंग 3 प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड। संविधान ने ये तो नहीं बता रखा कि उनका टेन्योर कितने साल का होगा, कितने महीनों का होगा, ईयर्स का ही होता है, वैसे तो मंथ का तो होता ही नहीं है, ये तो नहीं कर रखा, ये तो डिफाइन नहीं कर रखा, लेकिन 3 प्रोविजंस दे रखे हैं। बात घुमा फिरा कर ऐसी बोली हुई है। सबसे पहली, ही और शी विल होल्ड ऑफिस अंटिल दे अटेन, ठीक है, द एज ऑफ 65 ईयर्स। 65 साल तक जब तक हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर रह सकते हो। टेन्योर क्या है ये नहीं दे रखा कि कितने टाइम के लिए रहोगे, क्या रहोगे, अपर लिमिट दे रखी है, यानी कि एक अपर सीलिंग दे रखी है, अपर लिमिट, यानी कि 65 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस, है ना। तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इस एज, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल रखा है, वो डिटरमाइन करा जाएगा एक ऐसी अथॉरिटी के द्वारा, और किस तरीके में डिटरमाइन करा जाएगा कि कौन सी एज का पर्सन कब तक सुप्रीम कोर्ट आकर जज बन सकता है, सीजीआई बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 प्रोविजंस में अपनी ये तो बोला कि 65 ईयर्स इज़ द मैक्सिमम एज, ठीक है, ये उस ज़माने के हिसाब से बोला था। इसमें ऑब्वियस ही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक विंडो भी ओपन करके छोड़ दी। वो विंडो ये थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की एज की रिगार्डिंग, ठीक है, अगर कोई एक मैटर आता है तो उस मैटर को एक ऐसी अथॉरिटी के द्वारा रिजॉल्व करा जाना चाहिए इस तरीके में, या फिर वो एज बढ़ानी है, गिरानी है, वही रखना है। टाइम टू टाइम जैसे जैसे आगे आगे वक्त बीतेगा, हिंदुस्तान पे केसेस के बर्डन अगर आ गए और उनको लगता है कि 65 ईयर्स में जज रिटायर हो जाते हैं, इससे तो बैकलॉग बहुत चल रहा है केसेस का, हमें थोड़ा सा इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, 68 कर दें, 66 कर दें, 70 कर दें, कुछ भी कर दें। कॉन्स्टिट्यूशन ने खुली छूट दे रखी है, पूरी तरीके से विंडो ओपन कर रखी है कि एक ऐसे अथॉरिटी और एक ऐसे मैनर में जो एज का क्राइटेरिया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वो डिटरमाइन होगा जैसा पार्लियामेंट चाहे अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, पहला प्रोविजन समझ में आ गया होगा अच्छे से। दूसरी चीज़, यानी कि अब मैं पता है इसको इतना एम्फसाइज करके क्यों बोल रहा हूँ, जानने वाली बात देखो ठकुराइन, श्रेया, ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो अपर लिमिट कितनी लिख कर गए हैं एज की, 65, ठीक है। बाद में फ्यूचर में अगर इसको चेंज करना तो क्या विंडो ओपन है, कोई कर सकता है इसको चेंज? कौन? पार्लियामेंट। हाउ? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जो
सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ही और शी कैन रिजाइन फ्रॉम हिज और हर ऑफिस। अब ये रेजिग्नेशन अपना किसको देते हैं? टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद अब तो ये तो हो गया रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन होता है विलिंगली, ठीक है, विलिंगली। ऑल्सो ही और शी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर ऑफिस। ये होता है विलिंगली, और ये क्या होता है? धक्के मार के निकाल देना, कॉलर पकड़ के। फ्रॉम हिज और हर ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करा जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति हम जानते हैं सांस और सूसू लेने के लिए मतलब कुछ अपनी इच्छा अनुसार कर नहीं पाते हैं। जब पार्लियामेंट उनको रिकमेंडेशन दे, और पार्लियामेंट ने अगर उनको रिकमेंडेशन दी है तो जाहिर सी बात है कि बैकग्राउंड में शायद से इनका रिमूवल प्रोसीजर हो चुका है ना। एंड रिमूवल भी इनका किसी ना किसी ग्राउंड पे होता ही होगा। पार्लियामेंट ने ये थोड़ी ना रिकमेंडेशन दी कि ओए इसको हटा दो, ये कुछ ज़्यादा ही प्रोएक्टिव जुडिशल रोल निभा रहा है, और प्रेसिडेंट ने बोला सर जी आप कल से मत आना, हम आपको रिमूव कर रहे हैं। ऐसा भी तो क्राइटेरिया नहीं होता होगा ना, क्योंकि यार हम तो ये जानते हैं कि रिमूविंग अ जज ऑफ अ नॉर्मल सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑल्सो इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है, ये तो और भी डिफिकल्ट होता होगा, है ना। तो देखो अब हम बात करते हैं रिमूवल प्रोसीजर एंड प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। कोई भी एक पर्सन जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, उनको उसके ऑफिस से निकाला जा सकता है, रिमूव करा जा सकता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर। अब प्रेसिडेंट ये वाला काम क्या डिस्क्रिशन के तौर पे कर सकते हैं क्या? इच्छा अनुसार कर सकते हैं क्या? कि तेरा थोबड़ा पसंद नहीं आ रहा, कल से सुप्रीम कोर्ट मत आइयो, है ना? ऐसा तो नहीं होता होगा। जो प्रेसिडेंट है ही और शी कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर, अपनी मर्जी से नहीं कि नहीं भाई थोबड़ा पसंद नहीं आ रहा, कल से मत आना, ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट। कुल मिलाकर जब पार्लियामेंट उनको रिकमेंडेशन देगा कि हाँ अब आप बीइंग अ प्रेसिडेंट ये एक ऑर्डर जारी करिए कि सुप्रीम कोर्ट के एक पर्टिकुलर जज को उनके ऑफिस से हमें निकालना है, ठीक है। आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट, ये प्रेजेंट करा गया है राष्ट्रपति जी को इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल, ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूँ ज़रा। अब यहाँ पर जो है सेम सेशन की बात हो रही है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सेशन की। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जज के केस में अभी सिर्फ आप इसको छोड़ दो, क्या लिखा हुआ है, आप सिर्फ शब्दों पे फोकस करो। जज के कंटेक्स्ट में इसने एक वर्ड ला दिया हमारे सामने, इम्पीचमेंट, जबकि प्रेसिडेंट वाले चैप्टर के अंदर अच्छे खासे तरीके से मैंने आपको बताया था कि इम्पीचमेंट इज़ अ रिमूवल प्रोसेस, बस ये स्पेशल टर्म के साथ रिजर्व्ड है फॉर द रिमूवल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। बहुत सारी किताबें, पॉलिटी की बुक्स, इवन आप भी आंसर राइटिंग में मेंस में लिखा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, जज के रिमूवल प्रोसेस को इम्पीचमेंट लिख दिया जाता है, लेकिन वो टर्म जितना मैंने सर्च कर रखा है, जितना मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, वो टर्म जो है वो रिजर्व प्रेसिडेंट के लिए ही है। बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को जब निकाला जाता है उनके ऑफिस से तो उसको रिमूवल ही कहते हैं, लेकिन जब प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से निकाला जाता है उस प्रक्रिया को इम्पीचमेंट कहते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो, हालांकि टर्म दे रखा होता है, इसलिए मैंने बोला था ना कि बहुत सारी जगह पर बुक्स गलतियाँ भी करती हैं, लिखा भी रहता है, तो यही है वो चीज़। देखो पहली बार आपके सामने आया है, मैं तो आपको पहले ही बता चुका था कि इम्पीचमेंट जो टर्म है वो तो रिजर्व से प्रेसिडेंट के लिए होता है, रिमूवल ही होता है, बस वो एक टर्म आ जाती है अच्छी सी फ्लैशी इंग्लिश वाली, ठीक है। तो एन इम्पीचमेंट मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ अ जज, इट डज नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अगर ये हमने पढ़ा था ना, बड़े सारे रिमूवल प्रोसेस के, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के रिमूवल प्रोसेस के अगर कुछ मोशंस हो तो लोकसभा अगर भंग भी हो जाए तो वो लैप्स नहीं होते। ऐसे ही हमने कुछ बिल्स के बारे में भी पढ़ा था, है ना, कि वो भी लैप्स नहीं होते हैं। तो यही चीज़ है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, अच्छा डिसॉल्व हो जाएगा मतलब क्या है
एक तो होता है देखो ठकुराइन, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन के लोकसभा के 5 साल कंप्लीट हो गए हैं और अब फ्रेश इलेक्शन से नए नए एमपीज जो हैं वो भर्ती होंगे लोकसभा के अंदर। ये तो हो गया ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन, ये तो नॉर्मल प्रक्रिया से होता है ना, कि 5 साल कंप्लीट अब नई लोकसभा आएगी। लेकिन एक होता है कि पहली लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए, है ना, पीएम ने बोला प्रेसिडेंट को और लोकसभा डिसॉल्व हो गई पहली 5 साल कंप्लीट होने से पहले। ऐसा करा भी था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1971 के इलेक्शंस के टाइम पर। 1971 में बांग्लादेश वॉर के टाइम पर, हाँ, जल्दी उन्होंने लोकसभा को गिरवा कर फिर एकदम से फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवा लिए थे। जब लोकसभा ही नहीं तो फ्रेश इलेक्शंस तो कंडक्ट होंगी, ठीक है। तो आगे जानते हैं, यहाँ पर देखो, आप इस लाइन को दोबारा पढ़ो। जो प्रेसिडेंट है वो इशू कर सकते हैं रिमूवल ऑर्डर जब पार्लियामेंट ने उनको रिकमेंडेशन दी है, ठीक है, एंड सच पार्लियामेंट्री एड्रेस हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल, ठीक है। और ये तो अभी हमने देख भी लिया, आप चाहे सेम सेशन हो चाहे कुछ भी हो, अगर रिमूवल मोशन या जिसको इम्पीचमेंट मोशन बोला जा रहा है अगर वो इनिशिएट हो चुका है तो फिर लोकसभा रहे या ना रहे, पुरानी वाली रहे कि नई वाली रहे, ठीक है, तो ये इम्पीचमेंट मोशन लैप्स नहीं होता एक बार के लिए। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इससे जज हट जाएगा, लेकिन ये ना लैप्स नहीं हो सकता कि शांत होकर ये मामला साइड में बैठ जाए, ठीक है। समझ में आया? आगे जो ये प्रेसिडेंट को बोला जा रहा है, रिकमेंडेशन दी जा रही है या प्रेसिडेंट को एड्रेस करा जा रहा है कि आप एक ऑर्डर जारी करके सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल दो। द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय, कीवर्ड देखो, बाय ए स्पेशल मेजोरिटी। अब ये स्पेशल मेजोरिटी कैसे? दोनों हाउसेज जो है पार्लियामेंट की, उनकी स्पेशल मेजोरिटी, ईच हाउस की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पड़ेगी। डैट इज अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, इंडिविजुअल करके फिर तो वो कंबाइंड बनी जाएगी स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन अगर हम सिर्फ एक हाउस को पकड़ के एग्जांपल के तौर पे देख लें, लोकसभा के जो स्पेशल मेजोरिटी होगी वो कैसे, टोटल मेंबरशिप जितनी लोकसभा की है उसकी मेजोरिटी प्लस अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होनी चाहिए, किससे कम, 2/3 से कम, 2/3 से कम, ऑफ द मेंबर्स ऑफ डेट हाउस जो कि प्रेजेंट हैं एंड जो वोट कर रहे हैं उनकी, ये मतलब चाहिए साथ में। कहाँ गया ये कीवर्ड होता है स्पेशल मेजोरिटी के अंदर। पहली कंडीशन के साथ साथ देखो लिखा हुआ एंड, दूसरी कंडीशन भी चाहिए, टोटल हाउस की मेजोरिटी प्लस 2/3 उनकी मेजोरिटी वो मेंबर्स हाउस के जो कि प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं। सिमिलर प्रक्रिया दूसरे हाउस के अंदर, तो हो गई ना कंबाइंड तरीके से दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजोरिटी। अब जो ग्राउंड्स है रिमूवल के, ये दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ द रिमूवल आर, लेकिन अब ये ना बहुत वेग टर्म है। नंबर 1, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ऐसा मिसबिहेवियर जो प्रूव हो जाए, मिसबिहेवियर नहीं लिखा हुआ है सर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है। उसके बाद इनकैपेसिटी, अब वो सक्षम नहीं रहे। अब ये सक्षम नहीं रहे कैसे होता है? इनकैपेसिटी ना बहुत सारी चीज़ों में देखी जाती है। एक तो पर्सन की हेल्थ ठीक नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं आने का, मानसिक संतुलन खराब हो गया है तब भी, और तब भी वो मेंटल हेल्थ मतलब उसके केस में आ जाएगा। प्लस जो वो अपनी जजमेंट दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, रिव्यू पिटीशन काफ़ी ज़्यादा जा रही है एंड काफ़ी लोग उनके खिलाफ केसेस फाइल कर रहे हैं, तो ये होता है इनकैपेसिटी। मैं इनको लेकिन वेग टर्म्स क्यों बोल रहा था जब मैं इनको डिफाइन कर पा रहा हूँ कि मिसबिहेवियर को प्रूव करना और इनकैपेसिटी के हेल्थ की टर्म्स में ऐसा है, पर्सन अच्छी जजमेंट नहीं दे पा रहा है, सन की हो गया है, ठीक है, मानसिक संतुलन उसका ख़राब हो गया है। एक्चुअली क्या है कि रिमूवल प्रोसेस बहुत टफ होता है, तो जस्ट कि कोई ऐसा पर्सन जाके किसी जज के खिलाफ कंप्लेन कर दे और वो रिमूव हो ही जाएगा, ये चीज़ बहुत टफ है, बहुत टफ है। अब एक एक्ट आया था, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ये एक्ट रेगुलेट करता है, बताता है उस प्रोसीजर को, उस प्रक्रिया को कि किस प्रकार से एक जो जज होता है
सुप्रीम कोर्ट का, वो रिमूव करा जा सकता है या करी जा सकती है। और यहाँ पर देखो एक चीज़ आ गया ना, बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। मैंने बोला ना वैसे तो टर्म प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रहती है, लेकिन ये यहाँ पर लिख दी गई है। अब ये जो इम्पीचमेंट जो ये टर्म है ना, ये इसी एक्ट में डाल दी गई थी श्रेया ठाकुराइन। मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिमूवल की बात कर रहा हूँ, इनके रिमूवल प्रोसेस के लिए भी इम्पीचमेंट जो टर्म है वो इस एक्ट में डाल दी गई थी। मैं 1 मिनट के लिए वापस जाना चाहता हूँ ऊपर, पर यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हमें रिमूवल प्रोसेस संविधान ने नहीं बता रखा ठाकुराइन, है ना श्रेया, उसने सिर्फ इतना बोल रखा है कि 2 ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करा जा सकता है, ऐसा मिसबिहेवियर जो कि प्रूव हो जाए, और दूसरा वो असक्षम हो जाए, उसकी इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है, ये बोल रखा है। और देखो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, यहाँ एंड नहीं दे रखा और देख रहा है, इन दोनों में से यानी कि कोई भी एक बात भी सिद्ध हो जाए तो रिमूवल प्रोसेस हो सकता है, इम्पीचमेंट हो सकता है ना। अब लेकिन ये जो टर्म है ये कुछ समझने वाले तो है नहीं, है ना। आप एक बात बताओ, पर्सन आपसे सॉरी बोल रहा है और आप उसका फाइन बढ़ा दे रहे हो, 5,000 उसकी पेनल्टी थी, उसने आपको सॉरी बोला, सर थोड़ा सा देख लो। हम तो लेमैन जो पर्सन होता है वो ऐसी बातें करता है ना, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, जुडिशरी को कभी कभार ये लगता है कि हमारी अवहेलना हो रही है ना, कि तुम हमें कैसे क्रिस क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हो हमारी जजमेंट के खिलाफ, क्यों हमसे सॉरी की बीन बजा रहे हो, तो पेनल्टी जो है वो बढ़ाई जा सकती है ना। होता है ऐसा कि नहीं होता। आपको डांट दिया कि आप जो है जब जज एंटर करा चेंबर के अंदर तो आप खड़े नहीं हुए। अब ये सब बातें यार, एक बात बताओ, लेमैन पर्सन जो होता है वो तो हर जगह पर जाकर सरकारी दफ्तर के अंदर जाकर नॉर्मल तरीके से बिहेव करता है, उसको क्या पता जुडिशरी का चेंबर क्या है क्या नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई बाहर बोर्ड थोड़ी ना लग रखा है ना। तो ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर तो यार जजेस की साइड से कैसे भी होता है, डेली होता है, तो क्या सबको रोज रिमूव करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ बोलकर गया नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बॉडी के हाथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि आप डिटरमाइन करो, और कौन है वो बॉडी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का रोल क्या होता है जब भी वो किसी चीज को डिटरमाइन करने लगता है पार्लियामेंट, वो उसका एक शस्त्र क्या होता है, हाउ इट डिटरमाइन समथिंग या एनीथिंग, थ्रू एन एक्ट और लॉ। जब भी ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूं ना कि कोई भी चीज़ से वो कैसे डिटरमाइन करती है वो बॉडी वो करके, तो सबसे पहले उसके बेसिक फंक्शन को पकड़ लिया करो, उसके अस्तित्व को पकड़ लिया करो कि उसका बर्थ हुआ ही क्यों है। यही है ना पार्लियामेंट का काम, एक्ट और लॉ। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो ठाकुराइन बोलकर चला गया, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, वेग वर्ड्स, है ना। इसलिए अब पार्लियामेंट क्या लेकर आया 1968 में, अब समझ गए ये एक्ट क्यों आया। हाँ, अब करना कि आप लोगों को ध्यान से सुन लो, छोटा सा जब भी इसके बारे में आया रिमूवल प्रोसेस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोग लिखोगे इसके बारे में, ठीक है, कि पार्लियामेंट ने मैटर वो कर रखा था, कॉन्स्टिट्यूशन ने मैटर जो पार्लियामेंट के हाथ में दे रखा था, कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ 2 ग्राउंड्स बताकर गया है, लेकिन पार्लियामेंट को क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रखी थी, तो पार्लियामेंट 1968 में एक जजेस इंक्वायरी एक्ट लेकर आया, और यही एक्ट डिटरमाइन करता है हाउ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी रिमूव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। समझ में आया ये वाली बात। तो एक जो रिमूवल मोशन होता है, याद है ना, ये पार्लियामेंट में इनिशिएट होता है, इट शुड बी साइंड बाय 100 मेंबर्स लोकसभा के केस में। याद रखना ये रिमूवल मोशन है कि जस्ट बात चल रही है कि इसको रिमूव करना है, इस प्रोसेस को इनिशिएट करना है। प्रोसेस की इनिशिएशन के लिए 100 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, 100 एमपीज की रिक्वायरमेंट है लोकसभा के केस में, 50 एमपीज की रिक्वायरमेंट है राज्यसभा के केस में, ठीक है। और ये लोग इस चिट्ठे को साइन करके देंगे किसको, या तो स्पीकर को दे दो या चेयरमैन को दे दो, जैसा भी ठीक लगे। देख रहे हो ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। टोटल दोनों हाउसेस से कंबाइंड तरीके से 150 एमपी जो अवेलेबल हो, लोकसभा के स्पीकर को देना, राज्यसभा के चेयरमैन को देना, दे दो। उसके बाद अब ऐसा नहीं कि आपने दे दिया उनको तो सारी चीज़ें क्या कहते हैं रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट ही हो जाएगा, नहीं। चेयरमैन और स्पीकर में एडमिट दी मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट इट, ओके।
अगर रिफ्यूज़ हो गया तो क्या इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर एडमिट हो गया देन द स्पीकर ऑफ द चेयरमैन इज टू कॉन्स्टिट्यूट। अब वो खुद से इनिशिएट नहीं करते हैं, वो ना सबसे पहले क्या करते हैं, एक 3 मेंबर कमेटी का गठन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जो भी चार्जेस लगे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करा जाए। अब ये जो कमेटी होती है, ये जो चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करती है, याद रखना ये इन्वेस्टिगेट कर रही है चार्जेस को। इसमें होगा कौन कौन? नंबर 1 चीफ जस्टिस होंगे या जज होंगे एक सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा, ये और क्यों लिख रखा है? क्योंकि अगर रिमूवल मोशन चीफ जस्टिस के खिलाफ ही है तो चीफ जस्टिस तो हो नहीं सकते वहां पर, तो फिर जज होंगे दूसरे कोई सुप्रीम कोर्ट के, कोई जज होंगे, जजेस नहीं होंगे, जज। ठीक है, समझ गए ना? कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अगर रिमूव हो रहा है तो चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, कोई दूसरा जज भी हो सकता है। और चीफ जस्टिस जो अगर उनका रिमूवल प्रोसेस है तो दूसरा जज होगा कोई सुप्रीम कोर्ट का, प्लस किसी भी एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एंड अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट एक्सपर्ट इन लॉ। मैंने बताया था आपको इसका मतलब, है ना? इस क्राइटेरिया के बेसिस पे आज तक कोई बना है सुप्रीम कोर्ट का जज, प्रेसिडेंट ने कभी चुना है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर कमेटी को ये लगे, कौन कौन था कमेटी के अंदर? चीफ जस्टिस या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अगर कमेटी को ये लगता है कि जज टू बी, ये जो जज है, फाइंड द जज टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, या फिर 2 ग्राउंड थे ना, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, फिर वो हाउस को बोल सकता है हाँ आप ना इनके रिमूवल प्रोसेस को आगे इनिशिएट करो। अगर ये मोशन पास होता है बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कैसे मैंने बताया था अभी आपको, स्पेशल मेजोरिटी, है ना? मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर प्रेसिडेंट को बोला जाता है, अगर ये पास हो गया, स्पेशल मेजोरिटी लोकसभा, स्पेशल मेजोरिटी इन राज्यसभा, प्रेसिडेंट को बोला जाता है भाई साहब ऑर्डर भिजवा दो कि कल से मत आना इनको, जज को। ठीक है, फाइनली प्रेसिडेंट पासेस एन ऑर्डर रिमूविंग द जज। अब मैंने बोला ना इतना आसान भी नहीं है। नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच सो फार। अब एक बार बताना, क्या मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी से कोई सफर नहीं करता होगा? प्रोसीजर बहुत टफ है यार, बहुत टफ है। एक जज के खिलाफ ना, आई डोंट नो हाई कोर्ट के थे, सुप्रीम कोर्ट के थे, एक लेडी ने आरोप लगाया था रेप का, तो कुछ भी नहीं हुआ यार। मैंने उस न्यूज़ को काफ़ी टाइम तक ट्रैक करा, कुछ भी नहीं हुआ। मैं इनिशियल ईयर्स में था अपने, जब ये शुरू करा ना मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे को क्यूरियोसिटी आई कि मैंने कहा शायद से यार जो मैं पढ़ता था कि ऐसा कोई इम्पीच नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं कहा यार रेप का केस बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, और वो खुलकर सामने आई है, और डायरेक्टली उसने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, जो भी था 2000 आई थिंक 16-17 की न्यूज़ है वो, तो कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट केस ऑफ इम्पीचमेंट इज डैट, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब हाँ ये बच जाते हैं, कहने का मतलब मेरा ये नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो भी था रिमूवल प्रोसेस बहुत टफ था। पहले देखा गया होगा सारी चीज़ें, जो भी था, क्या पता वो महिला ने झूठा आरोप लगाया, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये थोड़ी ना क्योंकि आरोप लगाते तो वो सिद्धि हो जाएगा। एक बात कह रहा हूँ कि रिमूवल प्रोसेस बहुत टफ है, उस रिमूवल प्रोसेस इनिशिएट होने के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट केस ऑफ इम्पीचमेंट इज डेट ऑफ जस्टिस वी रामास्वामी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 1991 to 1993। हालांकि इंक्वायरी कमेटी ने इनको गिल्टी फाउंड करा था, और किस ग्राउंड पर? मिसबिहेवियर के ग्राउंड पर। उनको रिमूव नहीं करा जा सका क्योंकि इम्पीचमेंट मोशन वॉज डिफीटेड इन द लोकसभा। कांग्रेस पार्टी ने वोट ही नहीं करा, किसी एमपी ने कांग्रेस पार्टी से वोट ही नहीं करा। दे एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। एब्सटेन का मतलब जानते हो ना कि बच जाना। हम लोग ना येस कर रहे हैं ना नो कर रहे हैं, वी आर नॉट वोटिंग। ठीक है, और ये जो इंक्वायरी कमेटी थी, अगेन हमेशा इंक्वायरी कमेटी में यही है। आप ये मत सोचना कि जब ये जो वी रामास्वामी हैं, जस्टिस वी रामास्वामी, जब इनका रिमूवल प्रोसेस इनिशिएट हो रहा था तो कोई और इंक्वायरी कमेटी होगी, नहीं, शुरू से यही है, यही होती हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।